नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नमिता अनुराग। कहानियाँ सुनाती हूँ। ज़िंदगी के आसपास बिखरी कहीं अनकही बातों को और घटनाओं को मैं अपनी नन्ही नन्ही कहानियों में पिरोती हूँ और फिर आपको सुनाती हूँ अपनी ही आवाज़ में। आज फिर आपके लिए एक ऐसी ही कहानी लेकर आई हूँ। नाम है शिकारिन। आइए सुनते हैं। महानगरी के एक पॉश इलाके में बना यह एक प्रतिष्ठित मॉल था। शहर की आजकल की युवा जनसंख्या जो अपना खाली समय अधिकतर मॉल जैसी मॉडर्न और आरामदायक जगहों में गुजारना चाहती है कि यह प्रिय जगह थी। खासकर शुक्रवार से लेकर रविवार तक का समय तो यहाँ गुजारना इनकी प्रथम पसंद थी। यह भी ऐसी ही एक शुक्रवार की शाम थी। रेनबो क्रश मॉल का यह हिस्सा अपेक्षाकृत कम भीड़ वाला था। वहीं बनी छोटी छोटी घुमावदार सीढ़ियों पर कलात्मक पौधों के पास बैठे हुए अभिषेक फूट फूट कर रो रहा था। पर राइमा आवाज़ दबाकर चिल्लाती और दांत किटकिटाती हुई उसी को झूठा बना दे रही थी। उस समय उसके सारे ड्रामे चल रहे थे। अभिषेक के साथ साथ मुझे और देवांश को भी खरी खोटी सुनाती हुई कि कैसे धोखे से हमने आज उसके और अभिषेक की यहाँ मीटिंग करवा दी थी। वह तेज़ी से वहाँ से चली गई थी, यह जानते हुए भी कि मुझे अकेले वापस पीजी पहुँचने में कितनी दिक्कत हो जाएगी। वो बाद में भी मुझे लेने वापस नहीं आई थी और रात अधिक हो जाने के कारण देवांश को ही मुझे वापस पीजी छोड़ने आना पड़ा था। हम दोनों, देवांश और मैं, कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे में हम करें तो क्या करें। अभिषेक से हमारी जान पहचान भी राइमा ने ही करवाई थी। मैं, राइमा और देवांश एक ही ऑफिस में थे और अभिषेक राइमा का बॉयफ्रेंड था। पर इधर कुछ समय से उसकी देवांश से अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब इस समय राइमा की असलियत जानते हुए भी हम कुछ नहीं बोल पा रहे थे। दरअसल ये सारा प्लान ही अभिषेक का था। वो राइमा से मिलने के लिए बेहद डेस्परेट था। कई दिनों से राइमा न उसका फ़ोन उठा रही थी और न ही मैसेज का जवाब दे रही थी। तब अभिषेक के बहुत आग्रह करने पर ही देवांश और मैंने राइमा को अभिषेक के बारे में बताए बिना यह प्लान बनाया था। हमने राइमा से यही कहा था कि चलो आज हम मॉल में मस्ती करते हैं, पर उसे यह नहीं बताया था कि वहाँ अभिषेक भी आएगा। देवांश के कहने पर वह हमारे संग आने को तैयार हो गई थी और हम तीनों यहाँ इसी जगह बैठे हंसी मजाक कर रहे थे और खूब खुश भी थी वह। पर अभिषेक के पहुँचते ही वह उठकर खड़ी हो गई थी और उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। अब राइमा को यहाँ से गए 15 मिनट से ऊपर हो चुके थे, पर अभिषेक का रोना ही नहीं बंद हो रहा था। असलियत में तो अब तक हम भी बोर होने लगे थे। अचानक अभिषेक देवांश के कंधे पर हाथ रखकर बड़ी ही मासूमियत के साथ बोला, सुनो देवांश, तुम चाहो तो मेरे लिए कुछ कर सकते हो। मैं क्या? मेरा मतलब। देवांश का हक लाना मेरे साथ साथ अभिषेक ने भी भली भांति अनुभव किया होगा। देवांश की आंखों में गहरी नज़रों से देखते हुए अभिषेक फिर बोला था, तुम अगर राइमा को बोलोगे तो वह ज़रूर मान जाएगी। यार, मुझे पता है वह तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगी। प्लीज़ उसे बुला लो। देवांश बुरी तरह घबरा गया था। अरे नहीं यार, मेरी बात क्यों मानेगी वह? मैं उससे कुछ कहता हूँ तो सुनती कहाँ है वो? अब हमारे लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि राइमा और देवांश के बारे में कॉलेज में जो अफवाहें फैली थी वह उस तक भी पहुँच चुकी थी। उस समय उसे कुछ कहना सही नहीं था। पास ही बने कॉफ़ी पॉइंट से देवांश 3 कॉफ़ी ले आया। हम तीनों चुपचाप कॉफ़ी पीते रहे। कॉफ़ी पीते हुए अभिषेक थोड़ा संभल चुका था। कुछ पलों की खामोशी के बाद वो खुद ही
अपनी और राइमा की दोस्ती के बारे में बताने लगा कि कैसे एक बार बस में सफ़र के दौरान राइमा ने खुद ही आगे बढ़कर उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। मुरादाबाद से दिल्ली आते हुए उसका पानी ख़त्म हो गया था। बहुत प्यासी थी बेचारी, उसका गला सूख रहा था। तब उसने बस में मेरे पास आकर मुझसे मदद मांगी थी। फॉर्चुनेटली मेरे पास था पानी, तो उससे उसका काम चला। बस फिर हम में दोस्ती हो गई थी। मेरा दिल कर रहा था अपना सर पीट लूं। अरे मेरे मिट्टी के माधो, पानी ख़त्म हो नहीं गया था, जानबूझकर ख़त्म किया गया था तुम्हारी मदद पाने के लिए, तुम्हारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। कनखियों से देवांश की ओर देखा। वह सामने बनी बेकरी शॉप की ओर देखता हुआ उदासीनता से अभिषेक की बातें सुन रहा था। मैं समझ गई, इसका सारा ध्यान ये वहाँ ताज़ी ताज़ी बनकर आई पेस्ट्रीज़ के ऊपर है। अब यह पेस्ट्री खाए बिना घर जाने वाला नहीं। बस अभिषेक को बुरा ना लगे इसलिए उसकी बात समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा है। अभिषेक बता रहा था, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी सुंदर लड़की कभी खुद आगे बढ़कर मेरी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी। पर अब जब मैं भी उससे प्यार करने लगा हूँ, वह मुझसे ब्रेकअप कर रही है। शक तो अभिषेक को काफ़ी समय से था राइमा पर। अच्छा खासा टेक्निकल लड़का था वह। जान गया था कि राइमा 2 टाइमिंग कर रही है और उसके साथ साथ दूसरे लड़कों के संपर्क में भी है। उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर 2-3 फेक प्रोफाइल्स बनाकर राइमा की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, तो राइमा ने उन हाथों को थामने में ज़रा भी देर नहीं की थी और उन नए नए लड़कों से, जो असल में अभिषेक ही था, दोस्ती शुरू कर दी थी। हमने अपनी दोस्त को बचाने के लिए प्रतिवाद भी किया था। नहीं अभिषेक, तुम गलत सोच रहे हो, राइमा ऐसी लड़की नहीं है, ज़रूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। पर अभिषेक इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने अपना मोबाइल हमें दिखाया और हमारे सामने ही फेसबुक पर वह आयुष नाम की एक फेक आईडी से राइमा के साथ चैटिंग करने लगा। आयुष बने अभिषेक ने लिखा, मिसिंग यू। उधर से तुरंत जवाब आ गया, मी टू। आयुष ने लिखा, कहाँ हो? जवाब आया, घर पर। जबकि हमारी 3 जोड़ी आंखें साक्षी थीं कि बालिश्त भर का काला टॉप और उतनी ही छोटी सी स्कर्ट पहने वह रोशनी से जगमग करती एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान में नेकलेस अपने कंठ में लगा कर ट्राई कर रही थी। आयुष ने लिखा, क्या हो रहा है? कांच के पारदर्शी दरवाजे के पार हम देख रहे थे राइमा की उंगलियां बीच बीच में मोबाइल में लिखती भी जा रही थी। इधर फ़ोन में जवाब आया, कुछ खास नहीं, तुमको मिस कर रही हूँ। इसके बाद अभिषेक ने दूसरी फिरदौस नाम की फेक आईडी से भी राइमा के साथ रोमांटिक चैट शुरू कर दी। उधर भी वह बराबरी से जवाब दे रही थी, जबकि अभिषेक की कॉल्स, जो वह चैट के बीच बीच में उसे अपनी असली आईडी से कर रहा था, काट दे रही थी। अंत में अभिषेक ने राइमा को एक मैसेज भेजा इस आशय के साथ कि वह पिछली सभी बातें भुलाकर राइमा के साथ एक नई शुरुआत करने को तैयार है। जवाब आया, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था पर तुम उसके काबिल नहीं निकले। मैं डिप्रेशन में हूँ। अब मैं जीवन में कभी किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगी। तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ। उसके तुरंत बाद ही हमने आश्चर्य से देखा, उसने फिरदौस बने अभिषेक द्वारा भेजे गए दूसरे ही दिन मिलने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, जिसे बाद में अभिषेक ने ही बहाना बनाकर मना कर दिया था। इधर अभिषेक राइमा के प्रेम में पूरी तरह से देवदास बन चुका था। रो रो कर उसके घर के बाहर चक्कर लगाता रहता था, मिन्नतें करता रहता था, और उधर राइमा के मन में उसके लिए चिढ़ और खींच बढ़ती जा रही थी। वह उसे बुरी तरह से झिड़क देती थी। उस दिन के बाद से तो राइमा ने मुझसे बोलना काफ़ी कम कर दिया था।
अब उसकी हर बात में मुझसे नाराज़गी साफ झलकती थी। देवांश से तो वह फिर भी उतनी रुखाई से पेश नहीं आती थी। बहुत पहले उसने देवांश को भी अपना निशाना बनाने की कोशिश की थी, पर जब देवांश ने उसे देखते ही अपना रास्ता तक बदलना शुरू कर दिया था, तब वह समझ गई थी कि यहाँ कोशिश करना समय व्यर्थ करना होगा और कुछ नहीं। चार वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद इंजीनियर होने का प्रमाण पत्र सगर्व सहेजे और आंखों में भावी जीवन के ढेर सारे सपने समेटे हम सब लड़के लड़कियां अलग अलग शहरों से आकर महानगरी की इस बड़ी सी कंपनी में पहली बार मिले थे। आयु के उस नाजुक मोड़ पर जिंदगी को अल्हड़पन और समझदारी के मिले जुले अंदाज से संभालते हम ऑफिस में नित नए कामों को सीखते एक दूसरे के करीबी बन गए थे। सीधी सादी हंसमुख सी राइमा मुझे बेहद पसंद आई थी। सबसे मिलने के उसके आत्मीयता और गर्मजोशी भरे अंदाज और मिश्री की डली सी मीठी उसकी वाणी और अनिंद्य सौंदर्य ने हम सभी को उसकी ओर आकृष्ट कर दिया था। राइमा ज़हीन दिमाग वाली और मेधावी छात्रा थी। 12वीं की बोर्ड परीक्षा की वो अपने शहर की टॉपर भी रही थी। हमें अक्सर मुश्किल चीज़ें समझने में उसकी सहायता लेनी पड़ती थी। हम सब लड़कियां इस महानगरी में अकेले बसों में या लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से डरा करती थी, पर वह निर्भीकता से किसी भी समय कहीं भी आती जाती थी। उसकी इन सब विशेषताओं के चलते उसका दोस्त बनने में मुझे गर्व का अनुभव होता था। यहाँ रहने के लिए 4-4, 5-5 लड़कों ने और इसी तरह लड़कियों ने भी ग्रुप्स में फ्लैट्स या पीजी ले लिए थे और हम सब धीरे धीरे इस महानगरी के अंकुशहीन और तेज रफ्तार से भागते जीवन के अभ्यस्त होने लगे थे। मैंने भी राइमा और एक दूसरी लड़की श्वेता, जो एक दूसरे ऑफिस में काम करती थी, के साथ एक पॉश कॉलोनी में एक बड़े से बेडरूम और ड्राइंग डाइनिंग वाला फ्लैट किराए पर ले लिया था। मकान मालकिन द्वारा तय शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि वह साल के बीच में न किसी को घर खाली करने देंगी और न ही किसी नए लड़की को हमारे साथ रहने आने देंगी। अच्छा खासा किराया था उस घर का, पर चूंकि सारा खर्च हम 3 लोगों में बच जाता था, इसलिए हमें मान्य था। घर के स्नेह और संरक्षण से दूर इस अनजान नगरी में ये संगी साथी ही हमारे सबसे अधिक अपने हो गए थे और हम सबका आपस का प्यार ही हमारे जीने का सहारा। श्वेता हम दोनों से 5 वर्ष बड़ी थी। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से आई थी और अपने घर में 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। वो एक गंभीर और समझदार लड़की थी। उसे अपने घर का बड़ा बेटा होने के फर्ज पूरे करने थे। खर्च में अपने पिता का हाथ बटाना था। वह अक्सर हमें सही गलत का भेद बताया करती थी और ज़रूरत पड़ने पर सही सलाह भी दिया करती थी। उसके साथ रहने में मुझे अपने ऊपर एक महफूज छतरी का सा आभास होता था। राइमा से मेरी दोस्ती ऑफिस में ही हो चुकी थी। वह एक छोटे शहर से परंतु एक अमीर परिवार से आई थी। उसके परिवार में उसके अलावा माँ, पिताजी और एक छोटी बहन थे। उसके दादा शुभाशीष सेनगुप्ता थे तो पश्चिम बंगाल कैडर के, परंतु वर्षों से उत्तर प्रदेश में ही बसे हुए थे और अपने समय में वरिष्ठ और कड़क आईपीएस अधिकारी रहे थे। उनकी कर्मठता का अब तक लोहा माना जाता था। उनके पुत्र मोलॉय सेनगुप्ता ने पिता की तरह पुलिस की नौकरी तो नहीं की, परंतु पिता का क्रोध और अहम उन्होंने विरासत में पाया था। पिता के समय से ही शहर के सभी रसूख वालों से, खासकर बड़े ओहदे वाले पुलिस वालों से उनकी खासी घनिष्ठता थी, जो अभी तक चलती आ रही थी। मुरादाबाद में पीतल का काफ़ी बड़ा व्यवसाय था उनका। अत्यधिक कठोर स्वभाव ने उन्हें कभी सुंदरी पत्नी आद्या और बेटियों राइमा और अनिमा पर भरोसा करने ही नहीं दिया था। बेटियों के पास बैठ उनकी समस्याएं सुनना, उन्हें सुलझाना उनके कर्तव्यों में नहीं आता था,
परंतु कुछ भी गलत होने पर अपनी दोनों बेटियों को सज़ा देने से, उन पर हाथ उठाने से उन्हें गुरेज नहीं था। राइमा की बातों से अक्सर यह आभास हो जाता था कि वह अपने पिता से अधिक जुड़ी नहीं है। उनके लिए कुछ तो गांठ है उसके मन में। हाँ, माँ में ज़रूर उसकी जान बसती थी। वो हमेशा परेशान रहती थी कि पता नहीं वहाँ माँ का क्या हाल होगा। हम हंसते थे कि अरे वे तो अपने घर में हैं, उन्हें तुम्हारी चिंता होनी चाहिए, यहाँ तुम उनकी चिंता कर रही हो। जवाब में उसकी उजली दंत पंक्ति झलक जाती थी। उन मस्ती भरे दिनों का आलम क्या कहें। साथ में गप्पे मारते, मस्ती करते हम तीनों एक दूसरे से नई नई बातें भी सीखा करते थे। मैं राइमा की खूबसूरती की तो कायल थी ही, जिंदगी को भरपूर और बिंदास जीने का उसका तरीका भी मुझे कहीं ना कहीं भाता ही था। हम अपनी इस दुनिया में मगन और संतुष्ट थे। पर पहला वर्ष समाप्त होते ना होते राइमा में कुछ बदलाव दिखाई देने लगे थे। छोटे मोटे नहीं, कई बार तो अचंभित कर देने वाले बदलाव। उसे हमने अपनी आंखों के सामने बड़े शहर में आकर रंग बदलते, या कहना चाहिए बिगड़ते देखा था। पहले वाले शालीन परिधानों का स्थान अब छोटे और छोटे होते वस्त्रों ने ले लिया था। गौर गुलाबी मुखड़ा जो पहले अपनी स्वाभाविक रक्तिम आभा से दमकता रहता था, अब हल्के मेकअप में लिप्त अपने भोलेपन और सादगी को खोता जा रहा था। बाकियों से वह अधिक आकर्षक है। लड़के उसे देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। वह जब जिसे चाहे आसानी से अपने इशारों पर नचा सकती है। यह सब बातें उसे अच्छी तरह से समझ आ गई थी और इसी बात का उसे नशा सा हो गया था। लड़कों को अपना दीवाना बना करके अपने प्रेम में पागल करके छोड़ देना और फिर एक नए शिकार पर निकल जाना ही उसका लक्ष्य साधन था। और ऐसा था भी। अधिकतर लड़के उसे देखकर उस पर लट्टू हो ही जाते थे। उनकी ओर से तुरंत ही दोस्ती के निमंत्रण आने शुरू हो जाते थे, जो न केवल पूरी तत्परता और सहृदयता के साथ स्वीकार किए जाते थे, उन पर जवाबी कार्यवाही भी अविलंब शुरू कर दी जाती थी। नए नए लड़कों से दोस्ती और फिर उन्हें छोड़ देने की इस पूरी प्रक्रिया को उसने आखेट यानी शिकार करने का नाम दिया था। कहती थी बस में, मेट्रो में, ट्रेन में या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लड़के आसानी से बेवकूफ़ बन जाते हैं। बस यूँ समझ ले, शिकार खुद जाल में फंसने चला आता है। हम मूर्खों की तरह उसका मुंह देखते तो विस्तार से बताने लगती, उसमें क्या है, कभी सीट के बदले दिया जाने वाला थैंक यू, कभी मोबाइल नहीं मिल रहा है, एक बार मेरे नंबर पर कॉल कर दीजिए प्लीज़, कभी चक्कर आ रहा है, अरे मैं गिर रही हूँ। अरे ढेर सारे बहाने होते हैं, बस उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। कहकर वह एक गर्वीली मुस्कान हमारी ओर उछाल देती। हम कहते तुम्हें डर नहीं लगता, कहीं बाहर सबको या तेरे पापा को पता चल गया तो तुझसे शादी कौन करेगा। वो कहती अरे ऐसे कैसे पता चल जाएगा, देखो तुम लोग किसी को बताओगे नहीं, बाकियों को मैं बताती नहीं, और लड़के तो बहुत बेवकूफ़ होते ही हैं, भोली सूरत बनाकर आंखों में आंसू भरकर जो भी बोल दो सच मान लेते हैं। और मुझे तो शादी करनी ही नहीं है, फिर प्रॉब्लम क्या है, जब तक जिंदगी है मस्ती से जी लेना। आए दिन वह हमें किसी नए लड़के को दूर से दिखाकर कहती थी वो देखो मेरा नया शिकार। कभी कभी वह ऑफिस से थोड़ा जल्दी निकल लेती। मैं पूछती क्या हुआ, कुछ काम है, मैं चलूँ साथ में। वह झुककर धीरे से मेरे कान में फुसफुसा कर कहती आखेट पर जा रही हूँ। मेरी आंखों ही आंखों में दी गई घुड़की उसे ज़रा भी विचलित ना कर पाती और अपनी कातिलाना मुस्कान के साथ वह बैग उठा निकल जाती। लड़कों को फंसाने के लिए उसने यह रणनीति अपनाई थी कि रास्तों में और सफ़र के दौरान वह अपने सौंदर्य और मासूमियत का फ़ायदा उठा लड़कों को काबू में कर लेती थी। किसी परेशानी में अचानक ही फंस जाने का नाटक कर
घबराई हुई सूरत के संग वह लड़कों से मदद मांगती थी। लड़कों का दिल उसकी बेचारगी और भोली सूरत देख पिघल जाता था और बस शुरू हो जाती थी इस शिकारिन की एक नई शिकार गाथा। मैं और श्वेता सीधे साधे मध्यम वर्गीय परिवार से आए थे। हमें हर समय अपनी और अपने परिवार की इज्जत का ख्याल रहता था। हालांकि राइमा से हमें और कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसका यह नित नवीन लड़कों को निशाना बनाकर उनसे दोस्ती करने का शौक बहुत खतरनाक लगता था। श्वेता भी अब मुझे उसके चक्कर में अधिक न उलझने की सलाह देती थी कि अधिक आधुनिक होते रवैये से घबराकर श्वेता ने और मैंने तय किया था कि वर्ष पूरा होते ही यह पीजी छोड़कर हम राइमा से अलग हो जाएंगे। छोड़ तो हम अभी भी सकते थे, पर तब सारा खर्च अकेले राइमा पर पड़ जाता, जो अपनी नेक नियत के कारण हम नहीं चाहते थे। पर जीवन की धारा भी तो मुझे धीरे धीरे अपनी जटिलताओं के पाठ पढ़ाने में लगी हुई थी। इसी बीच श्वेता के पापा को हार्ट की समस्या होने से वह अपने शहर चली गई थी। भावनात्मक संबल छिन जाने के अलावा सारा खर्च भी अब 3 के बजाय 2 ही लोगों में बंटने लगा था, जो मेरे लिए खासकर काफ़ी मुश्किल था। यह सब मुझे तनावग्रस्त कर गया था। अवसाद कम करने के लिए मैं अक्सर अपनी उस पुरानी भोली भाली सहेली को इस नई चालाक राइमा में ढूंढने की कोशिश करती थी, पर वह तो मुझे इस नई वाली सहेली के संग छोड़ जाने कहाँ अंतर्ध्यान हो चुकी थी। जिस तरह से वह मेरी अनदेखी करने लगी थी, धीरे धीरे मैंने भी अपने काम से ही काम रखना शुरू कर दिया था। पर थी तो मैं भी आदत की मारी ही ना। उस दिन अपनी भलमनसाहत में एक बार फिर मैं राइमा को समझाने की कोशिश करने लगी थी। छुट्टी के दिन जब वह सुबह उठकर अपना मोबाइल देखने में व्यस्त थी, तो मैंने उससे अपनी ओर से ही बात करनी शुरू कर दी थी। राइमा, देख, मेरी बात सुन। तू ये जो करती है ना, ये बिल्कुल गलत है। कभी किसी बड़ी परेशानी में फंस सकती है तू, और तेरे घर पर अंकल को पता चलेगा तो वो तेरा क्या हाल करेंगे, सोचा है कभी? ओफो, सुबह सुबह फिर शुरू हो गया तेरा लेक्चर। यार, हर समय मुझे मत सिखाया कर, और तू चिंता मत कर, कभी कुछ गड़बड़ होगी भी तो मैं संभाल लूँगी, कहकर वह वहाँ से उठ गई थी। उस दिन जब मैं ऑफिस से घर पहुँची तो वह फ़ोन पर तेज़ आवाज़ में बात कर रही थी। अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो अपनी माँ से बात कर रही थी। कई बार वह उनसे भी खींचकर बात करती थी। मेरे कमरे में जाते ही वह बाहर बालकनी में जाकर बात करने लगी। बात कर चुकने के बाद उसने मुझसे कमरे में आकर कहा, एक नया बॉयफ्रेंड है मेरा, विक्की। ओह, नया शिकार, कहकर मैंने अपनी भंगिमा से नाराज़गी जताई। पर मुझे अच्छा लगा कि इतने दिन बाद ही सही वो मुझसे पहले की ही तरह बात कर रही थी। क्या कर सकती हूँ यार, जब शिकार खुद ही चलकर आपके आगे आ जाए तो क्या किया जा सकता है, कहकर वह दुष्टता से मुस्कुराई थी। अच्छा सुन, मैंने माँ से कह दिया कि विक्की तुम्हारा दोस्त था, मेरी कोई गलती नहीं है। और जब तक मैं कुछ समझ पाती, वो अपना पर्स उठाकर बाहर जा चुकी थी। अभी मैं अपने ऊपर आन पड़ी इस विपदा को पूरी तरह से आत्मसात करने के प्रयास में ही थी कि मेरा मोबाइल बज उठा था। कोई अनजान नंबर था। मेरे हेलो बोलते ही किसी महिला स्वर ने मुझे बुरी तरह से डांटना शुरू कर दिया था। मैं क्यों राइमा को बिगाड़ रही हूँ? खुद तो बिगड़ी हुई हूँ ही, अब उनकी बेटी को भी बिगाड़ रही हूँ। उनकी बेटी एक अच्छे खानदान से है, सीधी सादी भोली भाली है, और मैं उसे न जाने किस किस से मिलवाती रहती हूँ। मेरी तरह किसी छोटे मोटे घर की लड़की नहीं है वह। मैं सुधर जाऊँ, वरना वो मुझे देख लेंगी और मेरे घर पर भी शिकायत करेंगी। मुझे बुरी तरह से लताड़ कर बिना सफाई का कोई मौका दिए फ़ोन दूसरी ओर से काट दिया गया था। मैंने तुरंत उस नंबर पर फिर से कॉल किया तो वह उठाया ही नहीं गया। और फिर
स्विच ऑफ हो गया। क्रोध और अपमान से मेरा बुरा हाल था। उसी समय मैंने तय कर लिया था कि अब इस लड़के के साथ और नहीं रहना है। पूरे समय अपने कमरे में टहलती हुई मैं बेचैनी से उसके वापस आने का इंतज़ार करती रही थी। शाम काफ़ी गहरा चुकी थी जब नीचे सड़क से किसी कार का दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। राइमा ही उतरी थी उस बड़ी सी कार से। उसे देखते ही मेरा खून फिर खौलने लगा था। आने दो इसे ऊपर, बताती हूँ इसे कि इसकी इस हरकत के कारण इसकी मम्मी से मुझे क्या क्या सुनना पड़ा है। इसके साथ रहना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बस सेशन पूरा होते ही मैं अपने लिए कोई और ठिकाना ढूंढ लूँगी, क्योंकि अगर बीच सेशन में मैं यहाँ से चली गई तो सारा खर्च इसी के ऊपर आ जाएगा। और इतनी हृदयहीन मैं नहीं थी। क्रोध और बड़प्पन की मिलीजुली भावना के साथ अपनी घोषणा उसे सुनाने को तैयार मैं अपने शब्दों के चयन में व्यस्त थी, पर उसकी नौबत ही नहीं आ पाई। उसके कमरे में घुसते ही खुद मुझे ही एक उद्घोषणा सुनने को मिल गई थी। गिने चुने शब्दों और नाराज़गी भरे स्वर में उसका ही स्वर मेरे कानों में पहले पड़ा था। मैंने अपना ट्रांसफ़र मुंबई ब्रांच में करवा लिया है। काफ़ी पहले ही अप्लाई कर दिया था। आज ऑर्डर्स आ गए हैं। अभी रात की ही फ़्लाइट से मुंबई के लिए निकल रही हूँ। मुझे आसमान से गिराकर मेरे सामने खड़ी वो सपाट नज़रों से मेरी ओर देख रही थी। मेरे खर्चे कितने बढ़ जाएंगे, आंटी मुझे ये घर छोड़ने नहीं देंगी, रात में अकेले मुझे डर लगता है। मेरे चेहरे की उड़ी रंगत में, चेहरे पर आते जाते भावों में मेरे ये सारे डर चीख चीख कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। मैं अच्छी तरह से जानती थी वह इन सबको पढ़ने में पूरी तरह से सक्षम थी, पर चुपचाप खड़ी निर्भीकता से मेरी आंखों में झांक रही थी। सारे संशय मेरे मुंह से बस एक बोल में फूटे, आंटी के एग्रीमेंट का क्या होगा? प्रत्युत्तर में उसने उदासीनता से अपने कंधे उचका दिए थे। तेजी से अपनी चीज़ें अटैची में भरती हुई वो बिल्कुल चुप थी। सामान रखकर उसने किसी से मोबाइल पर कहा, आ जाओ। सीढ़ियों पर किसी के आने की आहट हुई। वह अटैचियों और बैगों को कमरे के बाहर पहुंचा रही थी। शायद वो दूसरा व्यक्ति उसका सामान ले लेकर नीचे कार में रखने ले जा रहा था। अंत में अपने बैकपैक और बड़े से पर्स से लदी फंदी वह मेरी ओर घूमी और एक जा रही उछाल धड़ाधड़ करती सीढ़ियां उतर गई थी। इतना सब हो जाने के बाद ही मैं अपनी जगह से हिली थी। बाहर जाकर बालकनी से नीचे देखा, कोई लंबे बालों वाला लड़का कार की डिक्की बंद कर रहा था। राइमा के आगे की सीट पर बैठते ही कार तेज़ रफ्तार से चलती थी। इतनी देर से आंखों में बमुश्किल तमाम रोके हुए आंसुओं की बेतहाशा धारें अपने सारे बांध तोड़ मेरे चेहरे को भिगोने लगी थीं। अपमान और छले जाने की पीड़ा मुझे गहराई से डस रही थी। न जाने कितनी देर तक मैं वहाँ खड़ी आंसू बहाती रही थी। बस यही थी हम दोनों की आखिरी मुलाकात। इसके बाद आंटी को अपनी दुख भरी गाथा सुना सुनाकर, दोस्तों से उधार लेकर, आंटी को अतिरिक्त भुगतान कर मैंने वह घर छोड़ एक कमरे का पीजी ले लिया था। कुछ समय बाद मैं और देवांश परिणय के सूत्र में बंध गए थे। नौकरी और नई गृहस्थी को संभालते हुए हम अपनी ही दुनिया में मगन थे। ग्रुप के बाकी दोस्तों से मिलना भी अब नहीं के बराबर हो गया था। वह शनिवार की अलसाई सी सुबह थी। नाश्ता ख़त्म कर मैं बालकनी में जा खड़ी हुई थी। बाहर की ठंडी हवा और हिलते हुए हरियाली भरे पेड़ मन को सुकून दे रहे थे। कुछ बच्चे पार्क में झूला झूल रहे थे। कुछ करने को था ही नहीं
तो वहीं कुर्सी पर बैठ मैंने अपना फेसबुक अकाउंट खोल लिया। 2-3 फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थीं। सभी अनजाने ही लोग थे। उन्हें डिलीट कर मैं आगे बढ़ी। अगला नाम मुझे चौंका गया था, राइमा सेन गुप्ता। अब ये फिर से क्यों दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है मेरी ओर? नहीं, मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगी इसकी रिक्वेस्ट। मैंने मन ही मन निर्णय ले लिया था। मैं उस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर आगे बढ़ गई और दूसरी पोस्ट देखने लगी। पर राइमा के नाम ने ढेर सारी यादों के तार छेड़ दिए थे। मन था कि बार बार उधर ही खींचा चला जा रहा था। मैं कैसे उस नाम को अपने दिलो दिमाग में हलचल मचाने से रोक सकती थी, जिसने मुझ जैसी एक साधारण से घर की सीधी सादी लड़की को उसके महानगरीय जीवन के शुरुआती दिनों में कितना कुछ सिखाया था, पढ़ाया था, जीवन की फिलॉसफी समझाई थी। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का मतलब तो यही था कि वो फिर से मेरे साथ पैचअप करना चाहती है। मनमयूर प्रसन्नता से झूम उठा था। पर दूसरे ही क्षण मेरी आंखों के आगे वो सब कौंध गया था जो मुझे उसकी वजह से झेलना पड़ा था। नहीं, जो कुछ उसने मेरे साथ किया है उसके बाद तो मैं कभी भी उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। और मैं आगे बढ़ गई थी। पर फिर कुछ ही पलों बाद बेचारा दिमाग अपने अभी अभी लिए फैसले की गुहार लगाता रह गया था, पर अंगुलियों ने उसकी एक न सुनी। वे वापस स्क्रॉल करती हुई जा पहुंची थी राइमा सेन गुप्ता के अकाउंट से आई फ्रेंड रिक्वेस्ट पर। और जब तक मैं पुनर्विचार कर पाती, वे उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर चुकी थी। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते ही वह अकाउंट खुल गया और अब जो कुछ आंखों के सामने था वह तो जैसे वज्रपात ही था। राइमा और वही लड़का जिसका नाम उसने विक्की बताया था, एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक भंगिमाओं में हंसते मुस्कुराते दिख रहे थे। ये क्या हो गया है राइमा को? ये किस तरह की फोटो सार्वजनिक कर रही है? क्या इसे कोई मजबूर कर रहा है इसके लिए? पागल हो गई है क्या ये लड़की? ज़रूर किसी ने इसके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर ऐसी तस्वीरें अपलोड कर दी हैं। पर राइमा के चमकते नैन और दिल से निकली मुस्कुराहट को दर्शाती उसकी उजली दंत पंक्ति इस डर को झुठलाई दे रही थी। कोई भी इन तस्वीरों को देख ये नहीं कह सकता था कि राइमा कहीं से भी परेशान है या ये तस्वीरें उससे ज़बरदस्ती खिंचवाई जा रही हैं। कितनी तस्वीरों तो उसकी खुद की खींची सेल्फीज लग रही थी। दिल मानने को तैयार नहीं था, पर आंखें जो कुछ देख रही थी उसे भी झुठलाया नहीं जा सकता था। और भी बड़ा झटका तब लगा जब तस्वीरों की बैकग्राउंड पर ध्यान गया। पलंग का सिरहाना, पीछे रखा रैक, बिस्तर पर बिछी हुई चादर, ओढ़ा हुआ कंबल सब जाने पहचाने से लगे। अरे ये सब कुछ तो हमारे उस घर का ही है। हे भगवान, तो क्या ये उस लड़के को हमारे ही घर में ले आई थी? मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था। ये क्या किया है इस पागल लड़की ने? इसी के जरा भी समझ नहीं है कि ये किस गंदगी में डूब रही है। तभी चेतना जागृत हुई। ज़रूर किसी ने राइमा का अकाउंट हैक कर लिया है और ऐसी तस्वीरें यहाँ अपलोड कर दी हैं। राइमा को तो शायद पता भी ना हो। पुरानी बिछड़ी सहेली के लिए मेरा हृदय दुख और व्यथा से भर उठा था। बिना एक भी पल गंवाए मैंने राइमा को फ़ोन लगा दिया। फ़ोन उठाते ही जो नारी स्वर आया वह राइमा का नहीं था। मैंने शिष्टता से कहा, क्या मेरी बात राइमा से हो सकती है? बताइए क्या बात करनी है? मैं उसकी मम्मी बोल रही हूँ। उधर से रूखा सा स्वर सुनाई दिया। मैं डर गई। आवाज़ को पूरी तरह से मृदुल बनाते हुए बोली, नमस्ते आंटी, मैं नताशा बोल रही हूँ, उसकी खास सहेली। क्या अभी वो बिज़ी है? मैं बाद में कर लूँ फ़ोन? जानती हूँ किस तरह की बातें होती हैं तुम्हारी।
इसलिए बाद में भी बात तो मुझसे ही करनी पड़ेगी। बताओ क्या बात करनी है राइमा से। स्वर थोड़ा आक्रामक हो गया था। मैं दुविधा में पड़ गई थी। ये क्या तरीका है अपनी बेटी की सहेली से बात करने का? और क्या राइमा आजकल अपनी मम्मी के पास है? कब गई? अभी तो कोई त्योहार भी नहीं है जो छुट्टी लेकर गई हो। क्षणांश में ही मेरा दिमाग ढेर सारी अटकलें लगा चुका था। तो क्या इसकी मम्मी भी इसके पापा जैसी ही है, एकदम स्ट्रिक्ट और हृदयहीन? बताओ क्या बात करना है, और यह भी बताओ तुम राइमा के बारे में क्या क्या जानता है। उसे तुम कब और कहाँ मिली थी? अब यह तो अति ही हो गई थी। मन में आया, जब माँ बाप दोनों ही ऐसे हैं तो उस बेचारी का क्या दोष। उधर फोन से आंटी के विष बुझे बाण निरंतर मेरी ओर आ रहे थे। ये तुम लोग ना जो खुद को बड़ा स्मार्ट सोचता है, सबको देख लूंगी मैं। तुम ही थी ना जिसने उस विक्की से इसका दोस्ती करवाया था। अमी शॉप जानी, तुम्ही से बात हुई थी मेरी, तब भी तुम्हें अकल नहीं आई। अब फिर उसी दुष्ट लड़के का मैसेज देने आई हो ना। अब बात बर्दाश्त के बाहर थी। मैंने भी तेजी में बोला, आंटी आप इतनी देर से कुछ भी बोले जा रही हैं। मैंने आपकी बेटी को किसी से भी नहीं मिलवाया। उस समय भी आपको गलतफहमी हुई थी और अभी भी हो रही है। आंटी बांग्ला पर उतर आई। गलतफहमी मानेगी? बुझलाम ना। उफ आंटी, मिसअंडरस्टैंडिंग। मेरा स्वर न चाहते हुए भी रूखा हो उठा था। पिछले 8 महीनों से मेरा राइमा से कोई कांटेक्ट नहीं है। अभी भी मैंने उसे सिर्फ ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि शायद उसका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है। किसी ने उसका फेक प्रोफाइल बनाकर गलत फ़ोटोज़ अपलोड की हैं। मुझे लगा पता नहीं उसे मालूम भी है या नहीं, इसीलिए कॉल किया था। ओहो, तुम्हें की बोलिश तो कब हुआ ऐसा? ये तो हमें पता ही नहीं। तो अब पता कर लीजिए। और तनतना कर मैंने फ़ोन काट दिया था। करीब 10-15 मिनट बाद ही मेरे मोबाइल पर राइमा की कॉल आई थी। बुरी तरह से हड़बड़ाई हुई। यार ये क्या किया इसने? मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो इस तरह की हरकत भी कर सकता है। वो तो कहता था मुझसे सच्चा प्यार करता है। यार अब क्या करूं? तभी अरे माँ क्या कर रही हो? पार्श्व से आती ध्वनि से ऐसा लगा जैसे उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया गया है। पार्श्व पटल से ही उसकी माँ की दबी दबी सी आवाज़ आई। कैमोन भोकट मीठा, अकल बेच खाई है क्या पागल लड़की? इतना ज़ोर से हल्ला मचा रहा है। अगर तेरे बाबा ने सुन लिया क्या होगा जानती है ना? फिर रिसीवर पर मुझसे मुखातिब हुआ गया। अब तुम दोनों किसी से कोई बात नहीं करोगी, समझा? हम वहाँ पहुँच रहे हैं, अपना लोकेशन भेजो। और इस बार फिर पहले की ही तरह अपनी बात समाप्त होते ही फ़ोन एकदम से काट दिया गया था। आंटी का मेरे घर आने के बारे में जानकर मैं असहज थी। देवांश मुझे बार बार ढांढस बंधा रहे थे। तुम्हारी क्या गलती है? तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? पर विगत में उनसे फ़ोन पर हुई वह एकमात्र बातचीत, जब उन्होंने बिना मेरी किसी गलती के मुझे कितनी ही बातें सुना डाली थी, मेरी स्मृति में अंगद की ही भांति हठधर्मिता से पांव जमाकर बैठ गई थी। लगभग 3.5 घंटे बाद ही हम चारों, राइमा, उसकी मम्मी, देवांश और मैं, मेरे ड्राइंग रूम में बैठे थे। राइमा की मम्मी को देखकर ही बताया जा सकता था कि जैसी वह घर में बैठी थी वैसी ही उठकर चल दी थी। नारंगी रंग की तांत की हरे चौड़े पाड़ की सूती साड़ी, गर्दन पर ढुलका घने बालों का ढीला सा जोड़ा, हाथ में शाखा पोला की चूड़ियाँ और 2-2 सोने के पतले कंगन चमक रहे थे। चेहरा गोरा तो नहीं कहा जा सकता था, पर गेहुए वृत्ताकार चेहरे पर सुतवा नाक नक्शों की ऐसी तीखी कटान थी कि एक बार देख लेने पर आंखें दोबारा उधर देखने को बाध्य हुई जा रही थी। शायद सफ़र के दौरान छोटी छोटी लटें माथे पर बिखर आई थी।
तीखी नाक पर बड़ी सी लौंग दमक रही थी और मध्यम से थोड़ा सा बड़े आकार की लाल गोल बिंदी ने पूरे चेहरे को बिना किसी मेकअप के ही आकर्षक बना दिया था। उन्हें देखकर आसानी से समझा जा सकता था कि राइमा ने यह रूप कहाँ से पाया है। बैठते ही आंटी ने अपनी सीबीआई मंडित नज़रों के साथ मेरी ओर प्रश्नों की बौछार शुरू कर दी थी। तुम उस लड़के को कब से जानती हो? ये किस तरह के लड़कों साथ दोस्ती रखती हो तुम? तुम्हारा माँ बाप कैसा फील करेंगे उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा तो? और भी न जाने क्या क्या। अचानक ही मैंने पाया कि मेरी आंखें डबडबा उठी थीं। जी किया उन्हें सच्चाई बता दूं। फिर लगा कि अगर गलती से भी राइमा के बाबा को पता चल गया तो वे पता नहीं उसका क्या हाल कर डालेंगे। बस यही सोचकर और सामने बैठे राइमा के रुआंसे चेहरे को देख मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि आंटी से कह सकूं कि ये सब कहानी मेरी नहीं, आपकी ही बेटी की है। तभी दरवाजे की घंटी बज उठी थी। नमन ने उठकर दरवाज़ा खोला था। सामने हम सबको बुरी तरह से अचंभे में डालते हुए राइमा के बाबा खड़े थे। उनके चेहरे पर जैसे क्रोध का दावानल उफन रहा था। राइमा और आंटी को काटो तो खून नहीं। आंटी पता नहीं कब बिजली की तेज़ी से कूदकर राइमा के बगल में जा खड़ी हुई थी। राइमा का चेहरा डर से बेताब हो चुका था। अंकल मुझे क्रॉस करते हुए तेज़ी से राइमा की ओर बढ़े थे। आंटी ने घबराए स्वर में कहा, सुनिए मेरी बात तो सुनिए आप, मैं आपको बताने ही वाली थी। उनके हाथ अपने पीछे बैठी राइमा को छुपाने का असफल प्रयास करते हुए। तभी पीछे से एक तेज स्वर सुनाई दिया, अंकल 1 मिनट। दरवाजे के बाईं तरफ खड़े देवांश में उस दिन जाने कहाँ से इतना साहस आ गया कि वाणी की दृढ़ता से अंकल भी यकायक रुककर पीछे मुड़ने को बाध्य हो गए थे। अंकल प्लीज़ पहले पूरी बात सुन लीजिए, शायद आपको पूरी बात नहीं पता, कहते हुए देवांश ने अंकल आंटी को शिस्ततापूर्वक बैठने का इशारा किया। कुछ ही क्षणों में अंकल और आंटी के तीखे प्रश्नों की बौछार ने राइमा को पूरी तरह से भिगो कर रख दिया था। जवाब देते देते वह बार बार अटक रही थी। उत्तर प्रत्युत्तर की श्रृंखला में कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और अंत में राइमा के ही मुख से यह रहस्योद्घाटन हुआ कि विक्की मेरा नहीं, राइमा का ही दोस्त था और उसी ने ही अपनी अभ्यस्त शैली में विक्की की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। अंत तक बार बार अंकल आंटी के ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, पर अभी तो तुमने ये कहा था, तो फिर उस समय वैसा कैसे हुआ, कि जवाब देते देते राइमा चीखने लगी थी। उसके मुंह से निकल गया था, हाँ करती हूँ मैं लड़कों से दोस्ती, आगे भी करूँगी। आपका ही तो बदला ले रही हूँ मैं। बचपन से देखा है मैंने किस तरह से बाबा हरदम अलग अलग आंटियों के संग घूमते रहते थे, कैसे आप रात में रोया करती थी। मैंने तो तभी सोच लिया था कि आपका बदला तो लेना ही है मुझे। नए नए लड़कों से दोस्ती क्या करूँगी, तब बाबा को पता चलेगा कि आपको कैसा लगता होगा। राइमा रोते रोते चिल्लाने लगी थी। कमरे में उपस्थित हर व्यक्ति स्तब्ध खड़ा रह गया था। अंकल अवाक से राइमा को देखे जा रहे थे। शायद हमारे ही घर में होने के कारण और हमारे वहाँ मौजूद होने के कारण ही उस दिन उनके दिल की सारी व्यथा थप्पड़ों से नहीं वरन आंखों के रास्ते बह निकली थी। आंटी चुपचाप बैठी मुंह में पल्लू ठूंसे रो रही थी। इस रहस्योद्घाटन के बाद थोड़ा संभलते ही वह तेजी से उठकर आगे आई और दूसरे ही क्षण उनका जोरदार तमाचा राइमा के गाल पर पड़ा था। राइमा अवाक सी बैठी गर्दन उठाकर उन्हें देख रही थी। अश्रुसिक्त पलकें, कपोल, अधर आश्चर्य से खुले हुए थे। यह सब इतना अप्रत्याशित तीव्र गति से हुआ था कि मेरे और देवांश के रोकते रोकते भी आंटी ने राइमा की पीठ पर और कंधे पर कई धौलें जमा दी थी। मैंने ज़बरदस्ती उन्हें पकड़कर सोफे पर बैठाया।
संभलने पर देवांश सबके लिए पानी ले आए। कमरे में एक असहज सन्नाटा पसर गया था। बस धीरे धीरे कभी कभी आंटी और राइमा की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे जा रही थी। अंकल सर पर हाथ रखे सोफे पर निढाल से बैठे थे। अधोमुख सर आगे को झुका हुआ दाएं कंधे पर टिका था और दाईं कोहनी दाएं घुटने पर टिकी थी। इस समय मुझे स्वतः ही दादी की कही बात याद आ रही थी कि इंसान किसी से नहीं हारता, बस अपनी संतान से हारता है। काफी देर के पश्चात ही हम सब संयत हो पाए थे। आंटी धीमे स्वर में जैसे स्वयं से ही बोले जा रही थीं। निगाहें जमीन की ओर थीं। मैं अपने ही दुख में उलझी रह गई। तुम्हारे बारे में सोच ही नहीं पाई। मुझे देखना चाहिए था कि मेरी बेटी इतनी दूर कैसे रह रही है। फिर एकदम से तेज स्वर में बोली, ये अच्छा प्रतिशोध लिया तुमने अपने बाबा से। अरे उनसे अधिक तो ये प्रतिशोध तुमने मुझसे और खुद से लिया। ये कहाँ का नियम है कि एक का गलती देखकर दूसरा भी प्रतिशोध के नाम पर वही गलती करे। मैं तो तुम्हें तब मानती राइमा जब तुम अपने बाबा को सही तरीके से सही मार्ग पर ले आती, पर ऐसा करके तो तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मेरे साथ जो भी हुआ उसका सहारा लेकर अपनी गलतियों को कवर अप मत करो राइमा। और इसके बाद आंटी मेरे पास हाथ जोड़कर मुझसे क्षमा मांगने लगी थी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, उस दिन गुस्से में मैंने तुम्हें जाने क्या क्या बोल दिया था। तुम्हारा तारीफ है कि अपनी सहेली को बचाने के लिए तुमने वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लिया। काश मेरा बेटी भी तुम्हारे जैसा समझदार होती। उस दिन मैंने तुम्हारे घर वालों को भी बहुत कुछ बोला था। गलत तो मेरी अपनी बेटी निकली। मुझे माफ़ करना बेटा, तुम बहुत समझदार हो। काश यह भी ऐसे ही समझदार होता। मुझसे कुछ कहते नहीं बना था, बस मैंने उठकर उनके जुड़े हुए हाथ खोल दिए थे। 17 बाई 11 फीट का हमारा वह छोटा सा कमरा उस दिन एक पिता पुत्री के अभूतपूर्व मिलन का गवाह बन गया था। अंकल राइमा को कसकर अंक से चिपकाए जार जार रो रहे थे, मानो अभी अभी जन्मी अपनी नवजात दुहिता को गोद में समेट उसे संसार के हर संकट से बचा लेना चाहते हों। अस्फुट स्वर में उनके मुंह से बराबर यही निकल रहा था, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे माफ़ कर दे। राइमा भी उनको बाहों से घेरे ऐसी चिपकी पड़ी थी मानो आज प्रथम बार अपने जन्मदाता की महफूज छाया में सुरक्षित अनुभव कर रही हो। पिता पुत्री के आपस के सभी क्लेश आंखों के मार्ग से बहते जा रहे थे, धुलते जा रहे थे। आंटी ने भी जाकर उन दोनों को अपने हाथों से घेर लिया था। तोमार ख्याल राखो उचित छिलो आमार। पिता पुत्री के इस भावपूर्ण मिलन ने हम सबकी आंखें भिगो दी थी। थोड़ा संयत होने के बाद देवांश ने मुझे इशारा किया था। अभी अभी एक हुए उस भाव विवल परिवार को वहीं छोड़ हम दोनों रसोई में सबके चाय नाश्ते के इंतजाम में लग गए थे। करीब आधे घंटे बाद राइमा हाथ मुंह धोकर आ चुकी थी और अब हमारे सामने बैठी थी, माता पिता के स्नेह और सुरक्षा कवच से निरापद एक नई सी, एक निखरी सी राइमा। आंटी उसके बगल में बैठी उसका सर सहला रही थी। अंकल बाहर लॉन की तरफ फ़ोन पर थे। ऐसा लग रहा था कि किसी सीनियर पुलिस अफसर से बात कर रहे हैं। बीच बीच में किसी हैकर का नाम भी सुनाई दे रहा था। पुलिस वालों के लिए क्या मुश्किल हो सकता था। शाम तक काफ़ी काम हो चुका था। राइमा का फेक अकाउंट डिलीट किया जा चुका था। हमें पता चला था कि विक्की को भी पुलिस द्वारा घेर लिया गया था। थोड़ी बहुत मार कुटाई और धमकाए जाने के बाद उसने भविष्य में
किसी के भी साथ ऐसा कुछ ना करने की कसम खा ली थी। देवांश और मैंने जल्दी जल्दी स्विगी से सबके खाने का सामान ऑर्डर कर दिया था। वही सब खाकर उस दिन काफ़ी रात को ही ये लोग सब निकल पाए थे मुरादाबाद के लिए। माता पिता के संचित स्नेह, संरक्षण और मार्गदर्शन के अभाव में रास्ता भटकी राइमा की कहानी ने हमें झकझोर कर रख दिया था। काश अंकल ये समझ पाते कि बड़ी होती संतान के हृदय में उनके अपने कृत्यों के बीज ही संस्कार बन फूट रहे हैं। और आंटी भी, काश आंटी समय रहते इतनी मजबूत बन पाती कि अपने दुख से उबर अपनी संतान को सही दिशा ज्ञान दे पाती। देवांश कह रहे थे कि एक भी अभिभावक यदि सही और मजबूत रहे तो संतान राह नहीं भटक सकती। और अब अंकल आंटी ने फिर और देर करने की चूक नहीं की थी। करीब महीने भर बाद ही हमें राइमा की सप्तपदी का निमंत्रण मिल गया था। मुझे और देवांश को आंटी ने पहले से आने का अनुरोध किया था, जिसे हम ठुकरा नहीं पाए थे। दुल्हन बनी राइमा ऐसी लग रही थी जैसे कोई परी स्वर्ग से नीचे उतर आई हो। उसे छेड़ने की गरज से मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। उसके पास जाकर धीरे से उसके कान में बोली, शिकारन आज खुद शिकार बन गई, क्यों, कमाल है। उसने हंसकर मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए बनावटी गुस्से से कहा, हट, आमी टोके छाड़बो ना। फिर मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, पर अब ये शिकारन पूरी तरह से बदल कर दिखाएगी, देखना तुम। और एक मारक मुस्कान मेरी ओर उछाल हाथों में जयमाल थामे आगे चल दी थी। उस पूरे किस्से को आज 4 वर्ष बीत चुके हैं। अंकल ने उसके लिए वास्तव में हीरे जैसा लड़का ढूंढा था, जो हर तरह से उसका ध्यान रखता है। अब वो एक गोल मटोल बेटे की माँ भी है। हम लोग अब अक्सर मिलते हैं और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वह पूरी तरह से एक पतिपरायणा पत्नी है और अपने घर में सुखी है। ये कहानी बस इतनी ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी लेकर। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।